चलिए दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, जो कि अपनी आज की क्लास है जावा लैंग्वेज एंड जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज। जावा लैंग्वेज का एक वीडियो अपन बना चुके हैं, और जिसका वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप उसको देख लेना। जो भी जावा लैंग्वेज से संबंधित है, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित इंफॉर्मेशन बची हुई है, उसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जावा स्क्रिप्ट भी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, मैं सतपाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार कंप्यूटर क्लासेस पर। यहाँ हमने टारगेट बनाया है टीओ ट्रेनिंग ऑफिसर एग्जाम को एंड ग्रुप 2 एंड पटवारी को, जिसका सिलेबस चेंज हो चुका है, वो ग्रुप 2 के बेस आ चुका है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले जावा सीखेंगे हम, उसके बाद एंड जावा स्क्रिप्ट सीखेंगे। तो जावा के बारे में अपन जानते हैं, जो भी अपना रह चुका है वो जो अपने नेक्स्ट क्लास से अपना उसको कंप्लीट करते हैं। कुछ जावा की ये फुल फॉर्म थी जो पहले वीडियो में थोड़ी एक मिस्टेक हो गई थी, आगे पीछे हो गई थी। तो दोस्तों जावा जेडीके ये तीनों जो फाइल थी वो जावा की वर्किंग फाइल थी। इसमें हमने इनके बारे में पिछली वीडियो में सीख चुके हैं कि ये तीनों फाइल किस तरीके से कार्य करती हैं, किस तरीके से एक के बाद एक ये रन होती हैं। अभी इसको हमने इसलिए यहाँ पे ले लिया क्योंकि पिछली बार इसका फुल फॉर्म गलत हो गया था। गलत क्या दोस्तों, वो आगे पीछे हो गया था, लिखने पे ध्यान नहीं दे पाया। तो इसका होता है जेडीके जावा डेवलपमेंट किट, सेकंड होता है जेबीएम जावा वर्चुअल मशीन, थर्ड होता है जेआरई जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। दोस्तों आप इनको चेंज कर लेना, और जो भी गलती उसके लिए मैं आपका क्षमा मांगता हूँ आपसे। और आप वीडियो को लगातार देखते रहें, बहुत ही यूजफुल वीडियो है ये आपके एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। चलो अपने स्टार्ट करते हैं जावा समीक्षा पद्धति। दोस्तों यहाँ पर ये जावा समीक्षा पद्धति है अपनी, ये जावा की कोडिंग को डिफाइन करने के लिए यूज की जाती है कि आप अपनी जावा में जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या जो कोडिंग लिख रहे हैं वो किस तरीके से लिख सकते हैं। आप अपनी जावा में जो कोडिंग हो रहा है उसका क्या तरीका होगा, वो उसकी कोडिंग को डिफाइन करेगा, प्रोग्रामिंग को डिफाइन करेगा कि उसमें किस तरीके से प्रोग्रामिंग की जाती है। और दोस्तों जो जावा की समीक्षा पद्धति जो उसका लिखने का तरीका है वो C++ की समीक्षा पद्धति के समान है। अपन ये भी बोल सकते हैं उसका जो सिद्धांत है C++ का वो जावा दोनों का समान है। जो जावा ने अपना सिद्धांत लिया है वो अपनी C++ की लैंग्वेज के समान ही लिया है। और जावा लैंग्वेज में ये हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला होता है अपना एक रेखीय शैली, सेकंड होता है अपना बहुरेखीय शैली। जी हाँ, जावा समीक्षा पद्धति हम दो प्रकार से सीखते हैं, एक रेखीय शैली एंड बहुरेखीय शैली। एक रेखीय शैली का मतलब होता है जिसमें एक ही स्टेटमेंट होगा, एक ही वाक्य होगा। तो दोस्तों इस शैली का अपन जब प्रयोग करते हैं ना, तब इससे पहले हमें दो फॉरवर्ड स्लैश का यूज करना पड़ता है और हमें एक ही साइड करना पड़ता है, हमें इसको क्लोज नहीं करना पड़ता। हम जो भी स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, जो भी टिप्पणी करने वाले हैं, उससे पहले हमें ये दो स्लैश लगाने पड़ते हैं और उसके बाद हम अपना स्टेटमेंट या हम अपना जो टिप्पणी जो कमेंट लिखने जा रहे हैं वो हम लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना आप कि एक रेखीय शैली वो होती है जिसमें सिंगल टिप्पणी होती है, जिसमें सिंगल स्टेटमेंट होता है, जिसमें सिंगल वर्ड का यूज किया जाता है। और इस वर्ड से सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है कि इससे पहले हम डबल स्लैश का यूज करते हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज करना अनिवार्य होता है। ये समीक्षा पद्धति एक रेखीय शैली होती है। अब ऐसी अगर हम बहुरेखीय शैली की बात करें तो यहाँ एक रेखीय था तो हमने एक का यूज किया, यहाँ बहुरेखीय है तो बहुरेखीय का मतलब होता है हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। अगर हमें एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखना होता है तो हम बहुरेखीय यूज करते हैं, लेकिन इसका सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज होता है। इसमें हमें फर्स्ट सबसे पहले एक फॉरवर्ड स्लैश लगाना होता है और उसके साथ में एस्ट्रिक का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। उसके बाद हम अपनी एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिख सकते हैं। एक से ज़्यादा स्टेटमेंट के साथ साथ हमें यहाँ पर ये भी याद रखना पड़ता है कि जो हमने स्टेटमेंट लिखा है उसे हमें अपना फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज भी करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, कि यहाँ पर जो अपना स्टेटमेंट होता है वो स्टार्ट होता है तो स्टार्ट के साथ हमें उसको क्लोज भी करना पड़ता है। फर्स्ट रेखीय शैली में हमें क्लोज नहीं करना, सेकंड में हमें ये क्लोज करना पड़ता है। फर्स्ट रेखीय शैली में कितने स्लैश आते हैं, दो आते हैं। बहुरेखीय शैली में कितना स्लैश आएगा, एक स्लैश आएगा, लेकिन एस्ट्रिक के साथ में आता है। और इस बहुरेखीय शैली में हमने जितने भी स्टेटमेंट लिखे, जितने भी कमेंट लिखते हैं हम, उसको हमें फिर बाद में एस्ट्रिक
स्लैश फॉरवर्ड स्लैश के साथ में उसे क्लोज भी करना पड़ता है। तो समीक्षा पद्धति आपको समझ में आ गई, दो प्रकार की होती है। ये प्रोग्रामिंग में यूज की जाती है। जब हम जावा की कोडिंग करते हैं ना, तो जावा की कोडिंग में ये यूज की जाती है। और जावा की कोडिंग में अगर हम हेडर फाइल वगैरह लिखते हैं तो हमें सिंगल रहता है, डबल स्लैश के साथ एक रेखी शैली होता है, और सिंगल स्लैश एस्ट्रिक के साथ बहुरेखी शैली होता है। चलिए आगे देखते हैं। अदर इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो पिछली क्लास में हमसे छूट गए थे, जो हमने यहाँ पर कवर किए हैं। कि यहाँ पर जो सभी स्रोत जो सभी जावा की सोर्स फाइल होती हैं वो इनका पब्लिक क्लास के नाम के अनुसार इनको एक्सेस किया जाता है। या हम ये कह सकते हैं सभी स्रोत फाइलों का जो नाम होता है ना, वो पब्लिक क्लास के अनुसार होता है। जो पब्लिक क्लास होती है उसी के अनुसार इसका होना चाहिए, ये कंपलसरी होता है। सेकंड फीचर्स की अगर इसकी हम बात करेंगे तो जो जावा सर्वर पेजेस होते हैं वे एक सर्वर साइड के कंपोनेंट्स होते हैं। एक सर्वर साइड के कंपोनेंट्स होते हैं जो अपनी सभी प्रतिक्रियाएं HTML पेजेस के साथ ग्राहकों से HTTP के माध्यम से अनुरोध करती है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला कि जो जावा सर्वर पेजेस हैं, पहली बात तो वो अपने सर्वर साइड होते हैं, क्योंकि एक्सेस कहाँ से किए जाएंगे, सर्वर से किए जाएंगे। और जितनी भी उसकी प्रोसेस होती हैं, जो प्रक्रियाएं होती हैं, वो HTML के माध्यम से ग्राहकों से HTTP अनुरोध करने का काम करती हैं। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर JSP जावा सर्वर पेजेस होते हैं जो विशेष प्रशीमक के प्रयोग द्वारा जावा के कोड को HTML के कोड में स्थापित किया जा सकता है। लेकिन जावा का जो कोड है हमें HTML के पेज में अगर हमें इंसर्ट करना है तो हमें इस टैग का यूज करना पड़ता है। इसी टैग के माध्यम से हम जावा के कोड को HTML के पेज के अंत में स्थापित कर सकते हैं। स्थापित का मतलब होता है उसे इंसर्ट कर सकते हैं, वहाँ पर कोडिंग कर सकते हैं उसकी। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पर अपना जो JSP होता है या अपन जो किसी भी जावा के कोड को HTML के पेज में भी इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर एक स्विंग होता है। ये जो स्विंग है ना, वो जावा प्लेटफॉर्म के लिए ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस का काम करता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आप जानते ही हो, क्योंकि जावा ऊप लैंग्वेज होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है आपका, वो ग्राफिक का ही तो रूप होता है। तो अपन जो इसमें जावा में मोस्टली जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो ऑब्जेक्ट का यूज करके भी कर सकते हैं। इसलिए जावा के लिए एक GUI बनाया गया जिसका नाम क्या दिया गया, स्विंग। तो ये होता है अपना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, किसका, जावा प्लेटफॉर्म के कार्य को आसान बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जावा लाइब्रेरी। जो जावा लाइब्रेरी होती है वो जावा में एप्लीकेशंस को बनाने के लिए यूज की जाती है। जो जावा लाइब्रेरी है वो बहुत सारे इसके टूल्स रखती है जो हमारे एप्लीकेशन बनाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जावा कोड एक व्यापक दस्तावेजीकरण सिस्टम है जिसे सन माइक्रो सिस्टम द्वारा बनाया गया। जावा है ना, जावा को एक प्रोजेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, और प्रोजेक्ट दस्तावेजीकरण का रूप होता है जिसके माध्यम से हम कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी एनिमेशन, कोई भी गेम बनाने से पहले उसका एक अपना प्रोजेक्ट तैयार करते हैं जिससे हम उसको चीज़ को आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो जावा बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक ही नेटवर्क पर चलाया जा सकता है। जी हाँ, जावा के माध्यम से जो बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं उन्हें हम एक ही नेटवर्क पर रन करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये 4 पॉइंट सीखे। नेक्स्ट इसके फीचर्स की बात करते हैं तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप्स। इससे पहले हमने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एप्लीकेशंस के टाइप सीखे थे, वो भी 4 प्रकार के थे, वो भी इसी तरीके से थे। थोड़ा सा डिफरेंस है बस, क्योंकि यहाँ पर जो जावा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर एडिशन का कलेक्शन होता है। बहुत सारे एडिशंस होते हैं जिनके माध्यम से जावा हम कार्य करते हैं। उन सभी एडिशंस का कलेक्शन कहाँ पर होता है, जावा प्लेटफॉर्म पर होता है। और ये सभी एडिशंस डेवलपर्स को जावा प्रोग्राम रन कराने के लिए या जावा प्रोग्राम डेवलप करने में मदद करती है। जी हाँ, जितने भी एडिशंस होते हैं वो अलग अलग प्रकार के जावा प्रोग्राम्स को या उसको डेवलप करने में कोई भी ऐप्स होता है या कोई भी हमें अदर पोर्टल बनाना होता है, एप्लीकेशन बनाना होता है, तो उसको बनाने के लिए जावा एडिशंस मदद करते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। अपना पहला जावा एडिशंस होता है, फर्स्ट है JSE, जिसका फुल फॉर्म होता है जावा स्टैंडर्ड
एडिशन, ये फर्स्ट अपना एडिशन है। सेकंड की बात करेंगे तो JEE होता है इसका, जिसका फुल फॉर्म होता है जावा इंटरप्राइज एडिशन। थर्ड की बात करते हैं तो JME, इसका फुल फॉर्म होता है जावा माइक्रो एडिशंस। और फोर्थ की बात करते हैं तो जावा FX, जो होता है जावा फ्लैश फ्लैग्स। इन चारों का यूज अभी हम एक एक से देखने वाले हैं कि इन चारों का यूज कहाँ पर किया जाता है। अभी आप इसमें हमें दो चीज़ सीखनी है। फर्स्ट ये सीखनी है कि जावा एडिशंस होते क्या हैं। तो ये प्लेटफॉर्म पर जावा एडिशंस एक कलेक्शन होते हैं जो टूल्स के रूप में पढ़े जाते हैं, और इनका यूज़ किया जाता है वो जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज किया जाता है या जावा प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। और इनकी संख्या 4 होती है। ये 4 टाइप्स के होते हैं। एक एक से चलिए हम इनको सीखते हैं। फर्स्ट एडिशन आता है अपना, तो फर्स्ट एडिशन होता है JSE। JSE का मतलब होता है जावा स्टैंडर्ड एडिशन। ये जावा स्टैंडर्ड एडिशन होता है वो टूल्स बनाने के लिए, ये API प्रोवाइड करने के लिए। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होता है? API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। हमें अगर कोई भी प्रोग्रामिंग करना है तो उसके लिए इंटरफेस प्रोवाइड कराएगा। तो अगर प्रोग्रामिंग के लिए अगर हमें देखना है तो इंटरफेस प्रोवाइड कौन कराता है? ये JSE कराता है आपका, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? जावा स्टैंडर्ड एडिशन। ये टूल्स देता है जो हमें अपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने होते हैं, सर्वर एप्लीकेशन बनाने होते हैं, या फिर कोई भी एप्लेट्स प्रोग्राम बनाना होता है जो ब्राउजर के अंदर यूज किया जाता है। ये पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि एप्लेट्स क्या होते हैं, जावा के अंदर यूज किए जाने वाले प्रोग्राम्स होते हैं, और जावा के सब प्रोग्राम के रूप में यूज भी किए जाते हैं। तो जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो सब लिखे जाते हैं आपके JSE के माध्यम से। जैसे लाइनेक्स हुआ, विंडोज़ हुआ, मैक हुआ, सभी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर किस पे चला सकते हैं हम? JSE फर्स्ट एडिशन पे चला सकते हैं। और ये सभी प्रोग्राम के लिए अगर हम बेसिक प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो बेसिक प्लेटफॉर्म आपका JSE एडिशन पर प्रोवाइड कराया जाता है, जहाँ बहुत सारे टूल्स मिलते हैं। इन टूल्स के माध्यम से हम किसी प्रोग्राम को आसानी से बना सकते हैं। सेकंड एडिशन की बात करते हैं तो सेकंड एडिशन जावा इंटरप्राइज एडिशन के रूप में होता है। और जब भी जावा इंटरप्राइज एडिशन आ जाता है तो हम इसको कंपनी के रूप में देखते हैं, जैसे हमने वहाँ पे भी देखा था जब हमने एप्लीकेशन के 4 टाइप्स पढ़े थे। तो यहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, या हम इंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाने के लिए। अगर कोई भी कंपनी का हमें कोई भी पोर्टल बनाना होता है, उसके लिए कोई भी एप्लीकेशन बनाना होता है, तब हम किस एडिशन का यूज़ करते हैं? सेकंड एडिशन का यूज़ करते हैं, जिसका नाम होता है JEE। और ये इंटरप्राइज एडिशन के रूप में रहता है। इसका यूज़ स्क्रिप्टिंग और रन टाइम इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर के लिए भी किया जाता है, और साथ ही साथ में ये एक इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड कराता है जिससे हम किसी भी प्रोग्राम को वहाँ पर रन भी करा सकें। जी हाँ, ये रन टाइम इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड कराता है, और ये किसके माध्यम से कराता है? API के माध्यम से कराता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के रूप में, जिससे हम किसी भी प्रोग्राम को बनाने के बाद उस पर रन भी करा सकते हैं। अगर इसके थर्ड एडिशन के बारे में बात करते हैं तो जावा माइक्रो एडिशंस होता है, और इस जावा माइक्रो एडिशंस होता है वो API का भी कलेक्शन होता है। अभी हमने पिछले एडिशन में देखा था कि API प्रोवाइड करा रहा था इंटरफेस बनाने के लिए, लेकिन जो थर्ड वाला होता है जो जावा ME होता है वो API का भी कलेक्शन होता है। इसका मुख्य रूप से मोबाइल के लिए किया जाता है। जितने भी मोबाइल के एप्लीकेशंस आते हैं वो आपके API के माध्यम से बनाए गए होते हैं। उसमें कौन सा एडिशन यूज़ किया जाता है? जावा माइक्रो एडिशन यूज़ किया जाता है। जो TV का सेटअप बॉक्स होता है या गेमिंग प्रोग्राम होते हैं, इनको डेवलप करने के लिए इस एडिशन का यूज़ किया जाता है। तो आपका जावा ME होता है जितने भी मोबाइल पर आपके एनिमेशन प्रयोग किए जाते हैं, गेमिंग किया जाता है, या सेटअप बॉक्स में जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सभी आपके इस थर्ड वाले एडिशन में बने हुए होते हैं। और यह जो एडिशन होता है वो एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, जिससे कोई भी यूज़र उसे आसानी से एक्सेस कर लेता है। अपन आज मोबाइल चलाते हैं, कोई भी मोबाइल कोई भी एप्लीकेशंस होता है, हम आसानी से उसको एक्सेस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो यूज़र फ्रेंडली होता है। इसके लिए हमें कोई भी कमांड या किसी भी अदर चीज़ की सहायता नहीं लेनी पड़ती, हम आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। और इसका जो सिक्योरिटी मॉडल होता है वो अलग अलग बिल्ट इन नेटवर्क की सुविधा देता है। आपने देखा भी होगा अपन जो मोबाइल में चलाते हैं वो उसकी सिक्योरिटी अलग अलग टाइप की होती है। हम 3-4 तरीके की सिक्योरिटी यूज़ करते हैं, और नेटवर्क पे भी अलग अलग प्रकार की सिक्योरिटी यूज़ कर लेते हैं।
तो इसी प्रकार ये अपना जो जावा एमी होता है उसका सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो मोबाइल के रूप में यूज़ किया जाता है। और मोबाइल के जितने भी एडिशंस होते हैं, जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, वो सभी आपके इसी में तैयार किए जाते हैं। चलिए इसका फोर्थ एडिशन के बारे में पढ़ते हैं। तो जावा एफएक्स, जावा फ्लेक्स होता है। इस एडिशन का जो इस्तेमाल होता है वो वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए किया जाता है, वो इंटरनेट पर एप्लीकेशंस बनाने के लिए किया जाता है। और इंटरनेट पर एप्लीकेशन बनाने के लिए भी ये GUI इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। और GUI इंटरफेस के साथ साथ इसका जो साइज़ होता है, जो अपने स्टोरेज साइज़ की बात करें, वो लाइट वेट होता है। ये लाइट वेट का मतलब होता है ये बहुत ही जल्दी डाउनलोड हो जाता है, इसका साइज़ कम होता है, जिसे हम आसानी से कभी भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो ये थे इसके 4 एडिशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हमने चारों एडिशन को यहाँ पे एक एक से सीखा, डिफाइन भी किया कि किस एडिशन का कहाँ पर यूज किया जाता है। और ये चारों एडिशन अलग अलग वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, अलग अलग मोबाइल के लिए या अलग अलग डेस्कटॉप सर्वर एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। अगर आपको कोडिंग सीखनी है तो आपको ये चारों के लिए अलग अलग कोडिंग सीखनी पड़ती है, क्योंकि आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आप एप्लीकेशन किस प्रकार का बनाना चाह रहे हैं। हम उसी प्रकार के एडिशन का यूज करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं जावा के डेटा टाइप्स। जो जावा के डेटा टाइप्स क्या होते हैं इसमें हम ये जानेंगे। तो जो जावा के डेटा टाइप्स होते हैं वो डेटा को डिफाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं कि जावा में जो डेटा है वो किस प्रकार का यूज किया जाएगा, उसका साइज़ क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, या हम उसे किस प्रकार से स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसे किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। ये जो हम सीखने वाले हैं वो सभी हम डेटा टाइप में सीखेंगे। और डेटा टाइप इसमें पहले से डिफाइन होते हैं, कुछ हम बना भी सकते हैं जो अभी हम आगे सीखने वाले हैं। चलिए डेटा टाइप्स होते हैं यहाँ पर 2 प्रकार के। पहला डेटा टाइप्स होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है ये पहले से डिफाइन रहता है और इसकी संख्या होती है 8। ये फिक्स रहता है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कितने होते हैं, तो 8 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका बूलियन डेटा टाइप्स होता है, ये बूलियन की प्रोसेस करवाता है जो भी आपकी लॉजिक वाली रहती है। दूसरा वाइट रहता है, तीसरा शॉर्ट रहता है, फोर्थ इंट रहता है और फिफ्थ आपका लॉन्ग होता है, 6 फ्लोट, 7 डबल और 8 होता है आपका कैर के नाम से होता है। ये आपके 8 डेटा टाइप्स होते हैं जो फिक्स रहते हैं, यूज किए जाते हैं। इन 8 डेटा टाइप से काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं आपके कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन यही आ सकता है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या टिक करोगे, 8 प्रकार के होते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है निम्न में से कौन सा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स नहीं है, तो आप ये भी बता सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, या इनमें से कोई 3 दे के चलेगा, एक इसमें से मिक्स कर देगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है। सेकंड की बात करेंगे अपन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की, तो ये आपके पहले से डिफाइन नहीं होते हैं, नए यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार डिफाइन करता है। इसमें हम स्ट्रिंग वाले को छोड़ सकते हैं, ये पहले से डिफाइन होता है, बाकी के हमें डिफाइन करने पड़ते हैं और इनकी संख्या फिक्स नहीं है। तो इसके हम बोल भी नहीं सकते कि इससे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, लेकिन इसको वो इसमें मिक्स करके कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर भी आपको ये जो भी एग्जाम्पल दिए गए वो आपको याद तो करना ही है। तो एक एरे होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी होता है, क्लास भी होता है और इंटरफेस भी होता है, और ये पहले से फिक्स रहता है जिसका नाम है स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। तो इस प्रकार से जावा के अंदर कोडिंग करने के लिए या उनके डेटा को डिफाइन करने के लिए या उनके वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर हम 2 प्रकार के डेटा टाइप्स पढ़ते हैं। पहला होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इन दोनों के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ये होते हैं और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ये होते हैं। थोड़ा सा हम इनमें डिफरेंट भी जान लेते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि इनके बारे में जानना जरूरी है। तो अगर अपन डिफरेंस की बात करते हैं दोनों प्रकार के डेटा टाइप में, तो सबसे पहला अपना जो डेटा टाइप आता है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप पूर्व निर्धारित होते हैं। दोस्तों ये पूर्व निर्धारित का मतलब होता है ये डिफ़ॉल्ट होते हैं, ये प्री डिफाइन होते हैं, ये पहले से ही आते हैं। और जबकि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप प्रोग्रामर द्वारा बनाए जाते हैं। अभी हमने सीखा था कि प्रिमिटिव डेटा टाइप 8 टाइप के थे जो फिक्स थे, हमें वो याद करने थे। और यहाँ पर जो डेटा टाइप्स हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ये प्रोग्रामर की आवश्यकता अनुसार बनाई जाती है, ये पहले से निर्धारित नहीं होते हैं।
यूज़र को ज़रूरत होती है तो बना लेता है और ज़रूरत नहीं होती है तो वो उनको यूज़ नहीं करता है, लेकिन इसमें स्ट्रिंग पहले से फिक्स रहता है। सेकंड की बात करते हैं अपन सेकंड पॉइंट की, तो जो प्रिंटेड डेटा टाइप होता है उसकी एक वैल्यू होती है, वो हमेशा एक निश्चित एक वैल्यू में प्रोसेस होता है, जबकि जो नॉन प्रिंटेड डेटा टाइप होता है वो नल के रूप में प्रयोग होता है, अर्थात ये जीरो के रूप में प्रयोग होता है, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉन प्रिंटेड टाइप की वैल्यू होती है कि नहीं, वो ट्रू फॉल्स के रूप में पूछ सकता है या ऑप्शन बना के भी पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है कि जो अपना प्रिंटेड डेटा टाइप होता है उसकी एक वैल्यू होती है जिस पर वो प्रोसेस होता है, जबकि नॉन प्रिंटेड डेटा टाइप की कोई वैल्यू नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपन, जो प्रिंटेड डेटा टाइप होता है वो लोअर केस से शुरू होता है, लोअर, हाँ जी, स्मॉल लेटर से स्टार्टिंग होती है, जबकि अपना नॉन प्रिंटेड डेटा टाइप होता है वो अपर केस का यूज करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रिंटेड डेटा टाइप होते हैं उसमें किसी भी प्रकार के अपर केस का यूज नहीं किया जाता है, जबकि नॉन प्रिंटेड डेटा टाइप में अपर केस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, प्रिंटेड डेटा टाइप का साइज डेटा टाइप पर निर्भर करता है। जी हाँ, जितना बड़ा डेटा टाइप होगा उसका साइज बढ़ेगा। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि किसी का भी साइज बढ़ता है या डेटा टाइप की वैल्यू बढ़ती है तो वो उसकी डेटा पे ही निर्भर करेगा। तो डेटा टाइप का जो साइज होता है वो डेटा टाइप पर निर्भर करता है, डेटा टाइप बढ़ता जाएगा उसका साइज भी बढ़ता जाएगा। लेकिन नॉन प्रिंटेड डेटा टाइप सभी प्रकार का आकार एक समान होता है, इसमें हमें किसी भी डेटा टाइप से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डेटा टाइप कौन सा है, किसी भी प्रकार का डेटा टाइप हो सकता है, लेकिन उसका जो साइज होगा वो एक समान होगा। ये हमने 4 से 5 पॉइंट हमने यहाँ पर सीखे थे कि प्रिंटेड डेटा टाइप, नॉन प्रिंटेड डेटा टाइप क्या होते हैं, साथ में आप एक एक से भी डिफाइन कर सकते हो इनको, और दोनों रूपों में आपको डिफरेंस भी बता सकते हो। दोनों के एग्जाम्पल अभी हमने ऊपर सीखे ही थे। तो ये दोनों प्रकार के हमने यहाँ पर इनको डेटा टाइप सीख लिए हैं, और इस प्रकार से हमारी जो जावा लैंग्वेज थी वो कंप्लीट होती है। जो भी हमारे जो 2 वीडियो थे, एक पिछला वीडियो था, कुछ हमने इसमें कवर कर ली है, तो जावा अपनी कंप्लीट हो चुकी है, जिससे अपने टीओ के या पटवारी के या ग्रुप 2 के सारे क्वेश्चन लगभग बन जाएंगे। अब हम यहाँ पर सीखने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज। ये लैंग्वेज जावा से मिलती जुलती ही लैंग्वेज है, क्योंकि ये उसी का ही एक रूप है, जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज। इसका लोगो ये होता है, जो जावा का भी यही होता है आपका लोगो। फिर भी आप इसके लोगो को याद करें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2-3 लैंग्वेज के नाम दे देगा या कोई भी एक सिंबल बना के दे देगा, पूछेगा कि ये सिंबल किस लैंग्वेज का है। तो साथ ही साथ आपको कुछ सिंबल भी याद करने हैं। यहाँ पर हम सीखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज़ क्या होता है, ये क्यों डेवलप की गई है और इससे हमें क्या बेनिफिट होते हैं, जावा के अंदर जावा स्क्रिप्ट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सारी चीज़ आज हम सीखने वाले हैं। तो ये जावा जो लैंग्वेज है दोस्तों, जावा एक किसी भी प्रोग्राम्स के एप्लीकेशंस को डेवलप को आसान बनाने के लिए यूज की जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय लैंग्वेज है। अगर इस लैंग्वेज के बारे में हमें और अच्छे से एक्सपर्ट बनना है तो हमें HTML लैंग्वेज और CSS लैंग्वेज आनी चाहिए। CSS लैंग्वेज का वीडियो इसी के बाद हम नेक्स्ट वीडियो उसी का बनाने वाले हैं और विस्तार से CSS लैंग्वेज को सीखेंगे। HTML का वीडियो हम बना चुके हैं, HTML का टेक्स्ट भी हो चुका है। तो अब अपन नेक्स्ट इसका देखने वाले हैं, जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज का। इसके बाद अगला आपका वीडियो CSS का होगा, जो अपन नेक्स्ट सैटरडे को लेके आएंगे। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज। जो जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज का सबसे पहले अपन फाउंडर देखते हैं कि इसके इन्वेंटर कौन है। तो जावा जो लैंग्वेज है उसके इन्वेंटर हैं अपने ब्रेंडन एज। इन्होंने जावा लैंग्वेज का आविष्कार किया था और इनकी इन्वेंटेड ईयर थी 1995। लेकिन दोस्तों ये जो अपना एडिशन आया था 95 में जावा स्क्रिप्ट के रूप में, ये सही तरीके से नहीं था। सही तरीके का एक सक्सेसफुल जो वर्जन आया था वो 97 में आया था। इसलिए अपन इसका स्टैंडर्ड नाम ECMA-262 1979 में पढ़ते हैं और इसका स्टैंडर्ड नाम भी इसी के रूप में चलता है, जिसका फुल फॉर्म नीचे दिया गया है, यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, जो इस लैंग्वेज पर काम करती है कंपनी। और इसका एक्सटेंशन नेम के बारे में बात करते हैं तो इसका एक्सटेंशन नेम .js होता है।
जी हाँ दोस्तों, अगर आपको जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने के बाद उस प्रोग्रामिंग को आपको सेव करना है, उस फाइल को आपको सेव करना है, तो आपको एक्सटेंशन नेम लास्ट में .js लगाना पड़ता है। जबकि हमने जावा वाली प्रोग्रामिंग फाइलों में .java लगाया था, HTML वाली फाइलों में .html या .htm लगाया था। चलिए और इसके बारे में जानते हैं कि जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, जब इसके वर्जन के बारे में बात करते हैं तो अभी हमने देखा कि इसका जो सक्सेसफुल वर्जन था, जो कि स्टैंडर्ड वर्जन था, वो 97 में आया था, 1997 में आया था। और किस के रूप में आया था? ECMA स्क्रिप्ट के रूप में आया था। अगर अपने इसकी पूरी डेट की बात करें तो ये जून 1997 में आया था। इसी के साथ अगर हम अभी वर्तमान में लेटेस्ट वर्जन की बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का भी लेटेस्ट वर्जन कौन सा यूज किया जा रहा है, तो दोस्तों जो जावास्क्रिप्ट है उसका अपना जो लेटेस्ट वर्जन है वो ECMA स्क्रिप्ट 2022 है, जिसे जून 2022 में ही बनाया गया था। और इसका अपकमिंग वर्जन है, जो नेक्स्ट वर्जन आने वाला है, वो ES.next वर्जन आने वाला है। और इसको अभी ईयर वगैरह डिफाइन नहीं की गई है तो अपन इसके बारे में नहीं बता सकते, लेकिन अपकमिंग वर्जन है जो इन वर्जनों के बाद ही आएगा। चलिए आगे देखते हैं अपन कि जावा में कमेंट। तो जावा में कमेंट वो अभी हमने जावा में सीखा था कि समीक्षा कितने प्रकार से कर रहे थे, 2 प्रकार से कर रहे थे। उसी प्रकार अपनी जावा स्क्रिप्ट में भी कमेंट होती है, वो टिप्पणी के रूप में ही होती है, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही बारीक डिफरेंस है। फिर भी इसको हम पढ़ लेते हैं कि जावा स्क्रिप्ट में कमेंट नॉन एग्जीक्यूटेबल होता है। कुछ जावास्क्रिप्ट कोड में एडिशनल इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंटेशन के लिए कमेंट का यूज किया जाता है। आपको पता है कमेंट का यूज अपन नॉर्मल डॉक्यूमेंटों में नहीं करते हैं। अगर हमें लगता है कि डॉक्यूमेंट में कुछ हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़नी है या कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन करना है, तो जो हम टिप्पणी करते हैं, जो हम एक्स्ट्रा टेक्स्ट जोड़ते हैं ना, वो एक कमेंट का ही रूप होता है। अगर अभी हमें कोई भी प्रोग्रामिंग करनी हो और उसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट लिखना हो और उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा हमें अलग से डिफाइन करना होता है ना, तो हम किसका यूज करते हैं? कमेंट का यूज करते हैं। क्लियर? और जावास्क्रिप्ट में कमेंट की लाइन ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट द्वारा इग्नोर की जाती है। जावास्क्रिप्ट में ज़्यादा हाईलाइट नहीं रहती है, बिल्कुल इग्नोर कर दी जाती है। और जावास्क्रिप्ट के कोड का एग्जीक्यूशन भी कमेंट को बंद किया जाता है। अगर आपको कोई भी कमेंट लिखनी है तो वो हमें कमेंट बंद करनी पड़ती है। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कमेंट। जावा में 2 प्रकार की कमेंट होती हैं। दोनों प्रकार की कमेंट के बारे में अभी हम जावा में सीख चुके हैं, तो सेम टू सेम जावास्क्रिप्ट में भी वो दोनों ही कमेंट हैं। पहला है सिंगल लाइन कमेंट, हम पढ़ते हैं इसको हिंदी में एक रेखीय शैली। और दूसरा होता है मल्टीपल लाइन कमेंट, वहाँ पर हमने हिंदी में पढ़ा था बहुरेखीय शैली। तो यहाँ से आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी सीखने में, क्योंकि ये 1 लाइन एक सिंगल स्टेटमेंट को दर्शाने के लिए रहती है, जिसमें हम डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं। और इसको हमने ये भी सीखा था कि ये कमेंट हमें बंद नहीं करनी पड़ती है, लेकिन मल्टीपल कमेंट लगाते हैं तो सिंगल स्लैश एस्ट्रिक्स के साथ हम उसको स्टार्ट करते हैं और उसी के साथ उसको हम बंद करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में भी हम जावा के समान 2 प्रकार की कमेंट लगा सकते हैं, जिनके माध्यम से हम कोई भी अगर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़नी है तो उसे हम दिखा सकते हैं। अगर हम इसके अदर फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि जावा स्क्रिप्ट में और क्या क्या फीचर्स होते हैं और उसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं और उनमें क्या क्या यूजेस होते हैं, तो उसके बारे में हम चलिए देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन के अंदर आप किसी भी कोड को बार बार प्रोग्राम में कई जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, जावा जो स्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है ना, उसमें फंक्शन के अंदर हम किसी भी कोड को बार बार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बार बार दिखा सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। एक ही कोड को हम कई जगह दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। सेकंड, अगर इसके फीचर्स की बात करें तो फंक्शंस को यूज करने से आप एक ही कोड को बार बार लिखने की मुसीबत से बच सकते हैं। वो तो बात है कि अगर हमें एक ही कोड को और हमें बार बार यूज करना है, अलग अलग जगह पे यूज करना है, तो हमें उसको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही कोड होता है, उसे हम इंसर्ट कर सकते हैं लिंक के माध्यम से, तो इसे हम बार बार लिखने से भी बच सकते हैं। और अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसे रीयूजेबिलिटी बढ़ती है। अगर हम एक ही कोड को बार बार यूज करते हैं तो वो रीयूजेबिलिटी के रूप में ही यूज किया जाता है। और देखते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शन से आप प्रोग्राम ज़्यादा स्ट्रक्चर और रीडेबल बन जाता है। कोई भी अगर प्रोग्राम है, अगर आप उसमें ज़्यादा फंक्शन जोड़ते हो, ज़्यादा
अगर ऑब्जेक्ट जोड़ते हो तो उससे उसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है, एक तो स्ट्रक्चर यूजर फ्रेंडली बनेगा और दूसरा वो रीडेबल भी बन जाएगा। रीडेबल बनेगा तो यूजर फ्रेंडली भी होता है, तो इससे यूजर को उसको प्रोग्राम को एक्सेस करने में आसानी होती है, वो किसी प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे तरीके से आसानी से उसे एक्सेस कर सकता है। और इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो इसका एक जो कोड होता है ना, वो एक ब्लॉक होता है। जैसे किसी भी पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए अपन डिज़ाइन करते हैं, जो इसका कोड है वो किसी भी एक अपन टास्क को अपने सोच ले कि अपन को ये टास्क करना है, तो उसके लिए अपने एक कोड बनाते हैं जो उस टास्क को पूरा करने में हमारी मदद करता है। और इस कोड को बार बार लिखने की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमने एक पूरे टास्क को डिफाइन करके हमने एक ब्लॉक बना लिया कोड का, उसके रूप में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, तो हमें बार बार इसके लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ में अगर इसके प्रोग्राम को हम मॉड्यूल कोड में लिखने की भी जो मदद कर सकता है। अगर हमें किसी भी प्रोग्राम को मॉड्यूल कोड में लिखना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। और इसके फंक्शंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जावा स्क्रिप्ट में जो फंक्शन डिफाइन करना बिल्कुल आसान हो जाता है। हम जावा में किसी फंक्शन को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं, कीवर्ड्स के बाद फंक्शंस का नाम लिखते हैं और उसके बाद पैरामीटर की लिस्ट डिफाइन करते हैं। अगर आपको किसी भी फंक्शन को डिफाइन करना हो तो ये आसान तरीका होता है। सबसे पहले फंक्शन लिखने के लिए उस कीवर्ड्स का यूज करिए जो अपन फंक्शन में लगाना चाहते हैं। इसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखते हैं और फंक्शन का नाम लिखने के बाद पैरामीटर की लिस्ट डिफाइन करते हैं कि हम इसमें क्या पैरामीटर जोड़ना चाहते हैं। ये इसमें फंक्शन लिखने के लिए 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था कि फर्स्ट स्टेप में हमने सीखा था कि कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं, सेकंड में फंक्शन का नाम लिख सकते हैं और तीसरे में हमने देखा था कि पैरामीटर की लिस्ट भी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो फंक्शंस को डिफाइन करने के बाद उसे यूज करने के लिए उसे कॉल करना पड़ता है। कॉल का मतलब होता है रन कराना। अगर अपन किसी भी चीज़ को रन कराते हैं तो वो कॉल का ही रूप होता है। फंक्शन को आप पूरी स्क्रिप्ट में कहीं भी कॉल कर सकते हैं, हम किसी भी फंक्शन को कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हैं। कॉल का अर्थ इंसर्ट करना भी होता है, तो हम पूरे फंक्शन को किसी भी पूरी स्क्रिप्ट में कहीं पर भी उसके कॉल करके इंसर्ट कर सकते हैं। अगर अदर फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो जावास्क्रिप्ट सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज के साथ साथ टेक्स्ट बेस्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। इसमें सबसे ज़्यादा टेक्स्ट का रहता है, तो क्योंकि कोडिंग होती है, कोडिंग टेक्स्ट के रूप में होती है, तो ये टेक्स्ट बेस्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। और ये लैंग्वेज अभी हमने पहले भी सीखा था कि HTML और CSS दोनों की मदद से और आसानी से सीखी जा सकती है। और इस लैंग्वेज के माध्यम से हम HTML और CSS दोनों लैंग्वेज को अपडेट और चेंजिंग भी कर सकते हैं। तो ये दोनों लैंग्वेज में हम अगर हमें अपडेट करना होता है, अगर हमें कोई भी चेंजिंग करनी होती है तो हम जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज करते हैं। वैसे आपको इसके नाम से ही सही में आ रहा होगा, जावास्क्रिप्ट मतलब एक लिखने वाली लैंग्वेज। तो किसी भी प्रोग्राम को अगर आपको लिखना है, किसी भी प्रोग्राम में अगर आपको कोई चेंजिंग करनी है तो ये बहुत ही सरल लैंग्वेज होती है जिसके माध्यम से हम किसी भी लैंग्वेज को अपडेट कर सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा HTML और CSS में यूज़ की जाती है। अगर अपन जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स की बात करते हैं तो अभी हमने ऊपर सीखा था कि जावा लैंग्वेज का जो सिंटैक्स होता है वो C++ के समान होता है, C++ पर आधारित होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जो अपना जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स होता है ना, वो अपने C लैंग्वेज के समान होता है। अपना जावा का C++ के समान था, जावास्क्रिप्ट का C लैंग्वेज के सिंटैक्स के समान होता है। ये C लैंग्वेज के सिंटैक्स के आधार पर कार्य करती है और उसी के आधार पर हम इसमें प्रोग्रामिंग बनाते हैं। और अगर इसके हम फीचर्स की बात करें तो जावास्क्रिप्ट मूल रूप से नेटस्केप के द्वारा वेबसाइटों के लिए गतिशील या इंटरेक्टिव एलिमेंट को जोड़ने के साधन के रूप में भी विकसित की गई है। इसमें हम किसी भी वेबसाइट में हम डायनेमिक बना सकते हैं या किसी भी एलिमेंट को हम कभी भी उसमें इंटरेक्ट बना सकते हैं, इसके रूप में हमने इसको विकसित किया है। नेक्स्ट अगर लैंग्वेज की बात करते हैं, नेक्स्ट इसकी लैंग्वेज की फीचर्स की बात करते हैं तो जावा जो स्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है वो एक क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों में यूज होने वाली लैंग्वेज होती है। इससे पहले भी स्लाइड में हमने सीखा था कि जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है वो सर्वर साइड लैंग्वेज होती है, लेकिन आपको पता है कि जो सर्वर साइड लैंग्वेज होती है तो सर्वर के लिए पहले क्लाइंट साइड होना जरूरी है।
क्योंकि सर्वर से अपन कोई भी डेटा एक्सेस करते हैं तो जो डेटा जिसके माध्यम से एक्सेस किया जाता है वो साइड कौन सी होती है, वो क्लाइंट साइड होती है, और डेटा यहाँ से आता है वो कौन सी साइड होती है, वो सर्वर साइड होती है। इसलिए जावा सबसे ज़्यादा अपनी कहाँ पर यूज हो रही थी, इंटरनेट पर हो रही थी। इसलिए हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि जावा इंटरनेट के लिए वरदान साबित हुई थी। तो जावा स्क्रिप्ट भी कहाँ पे लिखेंगे, हम इंटरनेट पे लिखेंगे। अब लिख कौन रहे हैं, हम लिख रहे हैं। हम जो लिख रहे हैं तो वो कौन सी साइड हो गई, क्लाइंट साइड हो गई, और रन कहाँ पर होगी, रन सर्वर पर होगी, तो वो कौन सी साइड होगी, सर्वर साइड होगी। इस प्रकार ये दोनों प्रकार की साइड में यूज होती है। और इंटरनेट पर अगर हम देखेंगे तो दो ही साइड होती है, क्लाइंट साइड, सर्वर साइड। क्योंकि अगर हम पूरे इंटरनेट की बात करते हैं तो अपना जो पूरा इंटरनेट है ना, वो पूरा क्लाइंट टू सर्वर मॉडल पर ही आधारित है। इंटरनेट पर अगर आपको कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो क्लाइंट टू सर्वर मॉडल का यूज करना ही होगा, क्योंकि बिना क्लाइंट के हम सर्वर से डेटा प्राप्त नहीं कर सकते, और बिना क्लाइंट के सर्वर भी डेटा प्रोवाइड नहीं करवा सकता है। नेक्स्ट फीचर्स के बारे में बात करते हैं। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है सभी प्रकार के ब्राउजर को सपोर्ट करती है। जी हाँ, जो जावा अपनी स्क्रिप्ट लैंग्वेज है ना, वो किसी भी प्रकार के ब्राउजर पर रन हो जाती है। अगर अपन मोजिला की बात करें, ओपेरा की बात करें, अगर गूगल क्रोम की बात करें, तो इन सभी पर रन हो सकती है। तो ये सभी प्रकार के ब्राउजर को सपोर्ट करती है। और जो जावा लैंग्वेज का अपन थोड़ी सी हिस्ट्री की बारे में बात करें तो सबसे पहले जावा लैंग्वेज का जो नाम रखा गया था वो लाइव स्क्रिप्ट रखा गया था। फिर बाद में इसका जो नाम कर दिया गया वो नेटस्केप कर दिया गया, और वर्तमान में ये अपनी जो लैंग्वेज है वो जावा स्क्रिप्ट के नाम से जानी जाती है। वो अभी भी अपनी इसी लैंग्वेज से यूज़ हो रही है। लेकिन फिर भी अगर आप इस कॉम्पिटिटिव बेस में अगर स्टडी कर रहे हो तो आप इन क्वेश्चनों को भी याद करें कि जावा का सबसे पहला नाम क्या था, लाइव स्क्रिप्ट था। वो ऐसे ही पूछ सकता है कि लाइव स्क्रिप्ट किस लैंग्वेज का नाम था, तो जावा स्क्रिप्ट का नाम था। और इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो जो अपनी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक ओपन और क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। क्यों लैंग्वेज है, क्योंकि इसे अपन किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन करा सकते हैं, इसे अपन किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं, इसे अपन किसी भी ब्राउजर पर यूज करा सकते हैं। इसलिए एक ओपन लैंग्वेज है, और ओपन लैंग्वेज के साथ साथ में कैसी लैंग्वेज है, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज भी है। अगर इसके अदर और फीचर्स के बारे में बात करें, यह लैंग्वेज सभी प्रकार के ब्राउजर में पहले से आती है। जी हाँ, ये लैंग्वेज हमें अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सभी प्रकार के ब्राउजर में पहले से आती है, और सभी प्रकार के ब्राउजर को ये सपोर्ट भी करती है। और इस लैंग्वेज का जो कंपाइलर होता है ना, वो ब्राउजर के अंदर पहले से डिफ़ॉल्ट होता है। अब ब्राउजर के अंदर कंपाइलर पहले से डिफ़ॉल्ट है तो हमें अलग से कंपाइलर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमें अलग से कंपाइलर को डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, या हम ये भी बोल सकते हैं कि अलग से हमें कंपाइलर को इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए ये जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है वो सभी प्रकार के ब्राउजर में आसानी से रन हो जाती है। और इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो जावास्क्रिप्ट उपयोगकर्ता के ब्राउजर ऑपरेटिंग सिस्टम का भी पता लगा सकती है। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज अगर आपको आती है, थोड़ा सा आप उसमें प्रोग्रामिंग अच्छे से जानते हो, तो जो इसको यूज़ कर रहा है वो उसके ब्राउजर के बारे में भी पता लगा सकती है कि वह कौन से प्रकार का ब्राउजर यूज कर रहा है, और साथ में ही ऑपरेटिंग सिस्टम का भी पता लगा सकती है कि वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा चला रहा है सिस्टम पर। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं अपने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, जिनके माध्यम से हम ये सारी चीज़ें जानकारी हासिल कर सकते हैं। और देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में जो सभी स्टेटमेंट होती है ना, उसको सेमी कोलन से अलग किया जाता है। कॉलन से अलग करने का मतलब उसे टर्मिनेट कर दिया जाता है। जब भी हमें अपनी स्टेटमेंट चेंज करनी होती है तो अपन स्टेटमेंट को चेंज करते हैं, अपन अपनी भाषा में बोल सकते हैं कि लाइन को ब्रेक करते हैं, वो अपन किससे करते हैं, सेमी कोलन से करते हैं। जी हाँ, हमें ये वाला साइन लगाना पड़ता है, उस लाइन को जैसे ही लगाते हमारा स्टेट टर्मिनेट हो जाता है। और इसको हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है वो मल्टी थ्रेडिंग लैंग्वेज है, या मल्टी प्रोसेसर लैंग्वेज को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करती। मल्टी थ्रेडिंग को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगी। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है कोई बड़े प्रोग्राम होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कर देती कि प्रोसेस करे, बिल्कुल नहीं करती है। मल्टी प्रोसेसर को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है। तो ये अपने जावा लैंग्वेज के और जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के कुछ फीचर्स थे जिनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। यहाँ हमने कोशिश किया है कि
जावा लैंग्वेज को जो कंपटीशन से क्वेश्चन बनते हैं उसे कंप्लीट करने का, और जावा स्क्रिप्ट से भी सारे क्वेश्चन जो हमने लिए वो कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन थे, कई बार कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर स्टूडेंटों से गलत होते हैं, क्योंकि इन लैंग्वेजों को उनको क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है। जब भी किसी को प्रोग्रामिंग सीखनी होती है, कोडिंग सीखनी होती है, तभी इन लैंग्वेजों को पढ़ाया जाता है। तो हमारी यहाँ पर जावा एंड जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज कंप्लीट हो चुकी है। आप इस वीडियो को पुश कर करके अच्छे से इसके नोट्स बना लेना, आप अच्छे से आप इसके एक एक पॉइंट को ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन के साथ साथ ये भी बताया कि क्वेश्चन किस तरीके से घुमा के पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से रहिए और अच्छे से आप इनको देखते रहिए। कोशिश करेंगे हम आपके पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से डिफाइन करने के लिए, और आपके लिए MCQ भी लेके आएंगे, जो सारी लैंग्वेज जो हमारे TO में, पटवारी में या अदर एग्जामों में आएंगे, उन सारे MCQ भी अपन लगाएंगे यहाँ पर। अभी पहले थोड़ी क्लास अपन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अपन MCQ लेकर आएंगे। नेक्स्ट जो अपना वीडियो बनाएंगे अपन CSS का बनाएंगे, जिसमें अपन CSS के बारे में कंप्लीट जानकारी सीखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें और अदर दोस्तों को भी शेयर करें, और साथ ही इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए। थैंक यू।